धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वैली में, पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे? आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का ज़माना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर, कि कश्मीर जाइए, ज़मीन खरीदिए, अब वहाँ अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज़ लगातार 1000 से 1500 लोग वहाँ पहुँचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहाँ पहुँचे। वहाँ का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहाँ पहुँचे
मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहाँ से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट
जिसका नाम TRF है, थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये TRF? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक TRF ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियंस की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने TRF को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या IB चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय
जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे?
देना भाई देना, आपको टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जी मानिए। जो पहलगाम में हुआ, खत्म करती हूँ, जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता
गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के चुप रही। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नाथानियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका।